नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ आज चल रही है, जो टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं, यह टेस्ट सीरीज MPPSC के पाठ्यक्रम में जो कविताएँ लगी हैं उन कविताओं पर है। लेकिन साथ में ही आप UGC नेट में भी देखेंगे, UGC नेट में भी ये कविताएँ लगी हैं। तो चाहे आप UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे MPPSC के लिए कर रहे हो, चाहे UPHESC के लिए कर रहे हो, सभी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविताओं पर आधारित है। इसमें आप देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम की आपकी कविताएं हैं उन कविताओं पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो आइए देखते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें। ये वीडियो पब्लिश वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पब्लिश वीडियो है, ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। MPPSC की परीक्षा जैसा कि आपको पता है 28 जनवरी को है। 28 जनवरी को है। 40 दिन का समय मिल रहा है अभी। इस 40 डेज के लिए जो क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, वह क्रैश कोर्स कल भी मैंने छूट दिया था, आज भी छूट चल ही रहा है। केवल 2250 में एडमिशन हो रहा है। जितने लोगों का कल एडमिशन हो गया है वो ज़रूर ध्यान दें। आपको सुबह 10 बजे PDF उपलब्ध करा दिया गया है। दोपहर में 2:30 बजे लेक्चर मिलेगा। रात में 8:30 बजे लाइव क्लास मिलेगी। केवल PDF ही ना पढ़ें, PDF पढ़ें और साथ में वीडियो लेक्चर देखते चलें, क्योंकि PDF में सारी चीज़ें समाहित नहीं की जा सकती हैं। इतना बड़ा साहित्य है, तो इसलिए लेक्चर को देखते चलें। लेक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग से जो बताई जाती हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपके कोई भी मित्र हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। 2250 में एडमिशन हो रहा है। कल भी छूट था, आज भी छूट चल रहा है। उनको आप ये नंबर दे सकते हैं। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए। और साथ में UGC नेट का भी बैच चल रहा है। UGC नेट का भी बैच चल रहा है। स्टार्ट हो गया है 15 दिसंबर से ही। UGC नेट में जो मूल फीस है, उस मूल फीस में 2500 रुपये की छूट है। यानी अब पूरी फीस नहीं, 2500 आपका बच जाएगा अगर आप एडमिशन लेते हैं UGC नेट के लिए। तो उसके लिए भी बैच चल ही रहा है, तो आप उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस टेस्ट सीरीज को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा C, 1946। कुरुक्षेत्र रचना का विषय महाभारत के किस पर्व से प्रभावित है? आपका उत्तर हो जाएगा D, शांति पर्व से प्रभावित है। ये जो कुरुक्षेत्र रचना है, मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया है। इसकी कथा वस्तु मैंने बताई है। यह भी बताया है कि यह रचना भीष्म युधिष्ठिर के संवाद पर आधारित है। और इस रचना में कुल सर्ग कितने हैं वो भी पढ़ाया गया। क्या क्या भूमिका में कहा गया है वो सारी चीज़ें आपको बताई गई। जैसे इस रचना में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? कुल सर्गों की संख्या 7 है। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है, ना किसी ज्ञान के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B, दिनकर का ही है, क्योंकि भूमिका में कहा है कि कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञान के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कुरुक्षेत्र को नए युग की गीता किसने कहा है? प्रश्न संख्या 5 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा C, भदंत आनंद कौशल्यायन ने। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में भीष्म का आत्मविश्लेषण दिया गया है? 7 सर्ग के बारे में मैंने बताया, लेकिन विस्तृत जो पढ़ाया गया वो 7वां सर्ग आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चौथे सर्ग में। वैसे पहला जो सर्ग है उसमें महाभारत के युद्धों के कारणों का निर्देश दिया गया। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीष्म के पास युद्ध भूमि में जाते हैं और बात करते हैं। तीसरे सर्ग में भीष्म का कथन है कि हमें शांति स्थापना के लिए ही युद्ध करना पड़ता है। चौथे सर्ग में भीष्म का आत्मविश्लेषण दिया गया, जो कि प्रश्न मैंने आपसे पूछा। 5वें सर्ग में युधिष्ठिर का आत्मविश्लेषण है। 5वें में भीष्म का है और चौथे में भीष्म का है और 5वें
जो 5वां जो सर्ग है उसमें युधिष्ठिर का आत्मविश्लेषण है। 6ठे सर्ग में वर्तमान युग के ज्वलंत प्रश्नों को उठाया गया 6ठे सर्ग में, और अंतिम सर्ग में मानवता की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से 7 सर्गों के बारे में मैंने आपको बताया, संक्षिप्त उसके बारे में बताया। कुरुक्षेत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो कुरुक्षेत्र की विशेषताओं की जब बात आती है तो भाग्यवाद पर विश्वास प्रकट किया गया है, पलायनवादी प्रवृत्ति का विरोध किया गया है, निराशा को आशा में व्यक्त किया गया है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर 2 और 3, क्योंकि भाग्यवाद पर विश्वास नहीं है, कर्म पर विश्वास दिया गया। कहा जाता है एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। तो भाग्यवाद पर विश्वास नहीं प्रकट किया गया, भाग्यवाद को छल कहा गया। एक तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। अपने भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है, वो मानते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यह मान्यता गलत है कि जन्म से पहले मनुष्य ब्राह्मण द्वारा अपने भाग्य लिखा करता था। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, और अपना सुख उसे अपने भुजबल से ही पाया है। कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग की पंक्ति कौन सी नहीं है? वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, द्वापर समाप्त हो रहा है धर्मराज देखो, मृत के अधूरे स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ, शोणित में डूबा है मनुष्य मनुजत्व नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ए। कौन सी पंक्ति नहीं है? तो पहली पंक्ति नहीं है, क्योंकि यह प्रथम सर्ग की पंक्ति है और यहीं से कुरुक्षेत्र की रचना प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग की पंक्ति कौन सी है? एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 9 का ए। कुरुक्षेत्र की पंक्तियां कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 10 देखें। इस भुज इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है? इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। तो ये 4 की चारों पंक्तियां कुरुक्षेत्र की हैं। अब बात अगर करें परशुराम की प्रतीक्षा की, तो परशुराम की प्रतीक्षा रचना जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको देखते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा पूरा काव्य संग्रह है। परशुराम की प्रतीक्षा पूरा काव्य संग्रह है। तो परशुराम की प्रतीक्षा संग्रह में कुल कितनी कविताएं संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 18 कविताएं संकलित हैं। मैंने पूरा PDF आपको दिया था, जिसमें पहली ही कविता है परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद में जवानियां हिम्मत की रोशनी है, लोक अमत है, जनता जगी हुई है, आज कसौटी पर गधी की आग है, जौहर है, अब्दम है, पाद टिप्पणी है यानी युद्ध काव्य की, शक्तिवादी है, अहिंसावादी का युद्ध गीत है, इतिहास का न्याय है, एनार्की है। तो इस तरीके से 18 कविताएं हैं। अगला प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा संग्रह की अंतिम कविता कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए। जवानी का झंडा अंतिम कविता है। बाकी समर शेष है, अंतिम से देखेंगे 17 नंबर की कविता है हिम्मत की रोशनी। हिम्मत की रोशनी इसमें आप देखेंगे तीसरी कविता है जो मैंने अभी आपको बताया। जवानियां आप देखेंगे दूसरी कविता है। परशुराम की प्रतीक्षा कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? संग्रह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इस कविता की बात कर रहा हूं। आपका उत्तर हो जाएगा 1963। परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता है उस कविता की बात की जाए तो इस कविता का प्रकाशन वर्ष है 1963। परशुराम की प्रतीक्षा कविता में कुल 5 खंड हैं। अंतिम जो खंड है, जो 5वां खंड है, उस 5वें खंड में कितने बंध हैं? जो 5वां खंड दिया गया उस 5वें खंड में कुल बंधों की संख्या कितनी है? कुल कितने बंध दिए गए? इसका भी PDF मैंने आप लोगों को भेजा है, पूरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो कुल बंधों की संख्या यहां पर आप देखें, आपका उत्तर हो जाएगा 42 बंध हैं।
पहला बंद आप देखेंगे 5वें खंड का जो पहला बंद है कि सिखलाएगा वह रित एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वो जहाँ नहीं हलचल है, और जिनमें दाहकता नहीं ना तो गर्जन है, सुख की तरंग का जहाँ अंध भजन है, जो सत्य राख में सने रूठ रूठे हैं, और छोड़ो उनको वह सही नहीं झूठे हैं। तो ये पहला बंद है। ऐसे ही 42 बंद दिए गए हैं। परशुराम की प्रतीक्षा कविता का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? प्रश्न संख्या 15 देखें, आपका उत्तर हो जाएगा ए। यानी जो पहला बंद है परशुराम की प्रतीक्षा कविता का जो पहला बंद है, उस पहले बंद की मैंने बात की है। पहले बंद की ही ये पंक्ति है कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो, और उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं ना रच गरल था, सस्ते सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीव कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। किसका धर्म सिखलाते हैं? अजा का, बकरी का, है ना। तो यहीं से ये कविता प्रारंभ होती है। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। यह पंक्ति परशुराम की प्रतीक्षा कविता के किस खंड की है? आपका उत्तर हो जाएगा पहले ही खंड की है। पहले ही खंड की अंतिम पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। अब कामायनी में आते हैं। कामायनी के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कामायनी के बारे में पूरा विस्तृत, इसीलिए आप लोगों को एक एक चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, एक एक चीज़ें बता दी गई हैं। कामायनी में आप देखेंगे कि कामायनी के बारे में मैंने आपको बताया कामायनी को किसने क्या क्या कहा है। कामायनी एक प्रकार का कंपोजिशन है। किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा बी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। कामायनी के बारे में मैंने बताया कि इसको मानवता का रसात्मक इतिहास नंदुलाल वाजपेयी ने कहा। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा। कामायनी फैंटेसी है, मुक्तिबोध ने कहा। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान ने कहा। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रानंदन पंत ने कहा। कामायनी रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो ऐसे बहुत सारे कथन जो दिए गए हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, मुक्तिबोध ने कहा। कामायनी मनोविज्ञान के ट्रिटाइज है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो ये सारा आपको पढ़ाया गया, सारा PDF दिया गया। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। निराला ने किस पत्रिका में कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा? देख, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? तो निराला ने। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन बाई द वे अगर यह पूछ लिया जाए किस पत्रिका में उन्होंने कहा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सुधा पत्रिका में। बाकी यहाँ पर कामायनी के सर्गों की बात की गई, अक्सर सर्ग में पूछा जाता है। कामायनी रचना के सर्गों का प्रारंभ से अंत की ओर क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, पहले चिंता सर्ग होगा। पहला सर्ग है, पहला चिंता सर्ग है। श्रद्धा सर्ग की बात करें तो तीसरा सर्ग है। ईड़ा सर्ग की बात करें अगर हम, तो ईड़ा 9वां सर्ग है। ऐसे रहस्य सर्ग की अगर बात करें तो रहस्य 14वां सर्ग है। तो यह बढ़ते हुए क्रम में है। 20 का ए हो जाएगा। बाकी मैंने इसमें बताया है, जो चिंता सर्ग है, चिंता सर्ग है वो आल्हा छंद में है, ये भी मैंने आपको बताया है, PDF दिया है उसमें भी है। जो श्रद्धा सर्ग है वो मैंने आपको बताया है कि लावनी छंद में है। जो ईड़ा सर्ग है, ईड़ा सर्ग भी आप देखेंगे लावनी छंद में ही है। रहस्य की बात करें, रहस्य भी हमारा लावनी में है। जयशंकर प्रसाद का गीत काव्य कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रेम पथिक गीत काव्य नहीं है। बाकी कर्णालय गीत काव्य है, लहर गीत काव्य है, झरना गीत काव्य है। कामायनी में चिंता सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। यहीं से कामायनी की चिंता सर्ग प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न देखें, कामायनी में किसे कहा गया हे अभाव की चपल बालिके? आपका उत्तर हो जाएगा सी, चिंता को कहा गया है।
उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? चिंता सर्ग की है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कामायनी में वो जीवन की मरुमरीच का किसे कहा गया है? चिंता को, चिरनिद्रा को, आलस्य को, भावना को। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, भावना को कहा गया है। श्रद्धा सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? प्रश्न संख्या 26 देखें, आपका उत्तर हो जाएगा सी। श्रद्धा सर्ग का जो प्रारंभ है वो किन पंक्तियों से होता है? उत्तर हो जाएगा सी। श्रद्धा सर्ग की पंक्ति कौन सी है? प्रश्न संख्या 27 देखें, तो नील परिधान बीच सुकुमार बहुचर्चित पंक्ति है। घिर रहे थे घुंघराले बाल बहुचर्चित पंक्ति है। कौन हो तुम वसंत के दूत बहुचर्चित पंक्ति है। और ये तीन के तीनों पंक्तियां आप देखेंगे श्रद्धा सर्ग की हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। श्रद्धा सर्ग की पंक्ति कौन सी है? काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, बिल्कुल श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। दुख की पिछली रजनी बीच बहुचर्चित पंक्ति है श्रद्धा सर्ग की। मधुमय वसंत जीवन बन के नहीं होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 28 का ए, 1 और 2। जीवन निशीथ का अंधकार पंक्ति कामायनी के किस सर्ग का है? जीवन निशीथ का अंधकार यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग का है? उत्तर हो जाएगा डी, ईड़ा सर्ग का है। अब अगर ईड़ा सर्ग आपने पढ़ा है, आपके पाठ्यक्रम में है भी, तो जरा इस पर एक और गूढ़ प्रश्न बन रहा है कि ईड़ा सर्ग में जीवन निशीथ का अंधकार शीर्षक से कितने पद हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 3 पद हैं। कामायनी में आप देखेंगे तो 3 पद दिए गए हैं। जो ईड़ा सर्ग दिया गया, ईड़ा सर्ग में देखिए ये प्रश्न, ये सारे जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न तभी मिलेंगे जब आप गूढ़ पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। उस तरीके से एक एक चीज़ों को जब आप देखेंगे तभी आपको मिल पाएगा। क्योंकि जो ईड़ा सर्ग है, उस ईड़ा सर्ग में आप देखेंगे जीवन निशीथ का अंधकार, जो पहला पद आपको मिलेगा इस तरीके से। 3 जो दिए गए, 3 में से जो एक दिया गया कि जीवन निशीथ के अंधकार तू नील तुहिन जलनिधि बनकर फैला है कितना बार बार, और कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार, और कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। ऐसे सेकंड की अगर बात करें तो दिया गया कि जीवन निशीथ के अंधकार तू घूम रहा अभिलाषा के नौ ज्वलन धूम सा दुर्निवार, और जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी सी उठती पुकार, यौवन मधुवन की कालिंदी बह रही धूम कर दिगंत। तो ये दूसरा है। और अंतिम जो दिया गया, तीसरा जो दिया गया, वो आप देखेंगे ईड़ा सर्ग का अंतिम सर्ग या अंतिम पद दिया गया कि जीवन निशीथ का अंधकार भग रहा क्षितिज के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार, और तुम इड़े उषा सी आज यहाँ आई हो वन कितनी उदार, कलरो कल जाग पड़े मेरे ये मनोभाव सोए विहंग, और हंसती प्रसन्नता चाव भरी बनकर किरणों की सी तरंग। तो 3 दिया गया है। निराला के काव्य में रहस्यवाद कौन कौन सा है? प्रश्न संख्या 31 देखें, तो यहां पर जो 3 रहस्यवाद दिए गए, आपका उत्तर हो जाएगा कि 3 के तीनों निराला के काव्य में रहस्यवाद हैं। निराला के काव्य में यहाँ तो आपने रहस्यवाद देखा। अब इसके बाद में निराला के काव्य में और भी आगे हम लोग बात करेंगे। निराला की और जो रचनाएं हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे अगला जो प्रश्न दिया गया, राम की शक्ति पूजा, कि राम की शक्ति पूजा में यह पंक्ति किसकी? अधिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। आपका उत्तर हो जाएगा ए, राम का कथन है। राम की शक्ति पूजा में किसने कहा होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन? आपका उत्तर हो जाएगा देवी शक्ति ने कहा है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम ने यज्ञ करने के लिए कितने कमल लाने को कहा था? आपका उत्तर हो जाएगा 108 इंदिवर लाने की बात हुई है, 108 की बात हुई है कमल लाने की। राम की शक्ति पूजा में राम का कथन कौन सा है? मित्रवर विजय होगी ना समर, आया ना समझ में ये दैवी विधान, उत्तम निश्चय है भल्लनाथ।
आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3, तीन की तीनों पंक्तियां राम की शक्ति पूजा में राम की हैं। राम की शक्ति पूजा में किसने कहा था रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण? उत्तर हो जाएगा सी, जामवंत का कथन है। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा में किसका है? जामवंत का ही है। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से हृदय, यह किसने कहा है राम की शक्ति पूजा में राम से? तो यह विभीषण द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, जागो फिर एक बार कविता भाग 2 की पंक्ति कौन सी है? 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। ये आप देखेंगे जागो फिर एक बार जो कविता दी गई है, जागो फिर एक बार कविता की ही यह पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जागो फिर एक बार की। तो इसलिए यहां पर जितनी भी चीजें दी गई हैं, चाहे वो भाग 1 की हो चाहे वो भाग 2 की हो, सबको आप लोग ध्यान रखिए और जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उन पर आप लोग जरूर ध्यान दें। तो यहां यही पूछा गया कि भाग 2 की पंक्ति कौन सी है? तो भाग 2 की पंक्ति यही है कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। ये पंक्ति भाग 2 की है। बाकी शेष पंक्तियां जो तीनों पंक्तियां हैं वो सब भाग 1 की हैं। बादल राग कविता कितने खंडों में है? प्रश्न संख्या 40 आप देखें, उत्तर हो जाएगा सी, कुल 6 खंडों में है। बादल राग कविता भी मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बादल राग कविता भेजा है। जो पहला खंड है बादल राग कविता में, जो 6 खंड है, जो पहला खंड है वो मैंने आपको बताया था पंक्ति कि झूम झूम मृद गरज गरज घन घोर और राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो यहीं से शुरू होता है पहला, परिमल में संकलित है। कल की टेस्ट सीरीज में आपने देखा, मैंने बताया था। इत्तलम काव्य संग्रह का अंतिम खंड कौन सा है? मिट्टी की ईहा। ये इत्तलम के ही 4 खंड हैं, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। असाध्य वीणा कविता किसमें संकलित है? हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये क्रम से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्रम से आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसमें जो क्रम से दिया गया है वो क्रम से कौन सा होगा, पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। तो इसे क्रम से आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। असाध्य वीणा कविता किसमें संकलित है? आगे की जो कविता है असाध्य वीणा, ये असाध्य वीणा किसमें संकलित है? बहुचर्चित है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को असाध्य वीणा के बारे में पता होगा। ये असाध्य वीणा कविता आपकी संकलित है आंगन के पारद्वार में। असाध्य वीणा कविता जो आंगन के पारद्वार की बात यहां पर की जा रही है, आंगन के पारद्वार के बारे में मैंने पूरा आपको विस्तृत बताया है। आंगन के पारद्वार में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं, कितने खंड हैं, ये एक एक करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। भाई जो प्रथम खंड है आंगन के पारद्वार में, पहला खंड वो कौन सा है? अंतःसलीला है। दूसरा है कौन सा है? चंद्रकांत शिला है। तीसरा है आपका असाध्य वीणा, जो चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प पर आधारित है। तो इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे ही जो मैंने अभी आपको बताया इत्तलम में, उसमें पहला बंदी जीवन, दूसरा ही हारिल, तीसरा वंचना के दुर्ग और चौथा मिट्टी की ईहा। तो अंतिम कौन सा है? मिट्टी की ईहा। यही मैंने प्रश्न किया था। असाध्य वीणा कविता में कल्प तरु वृक्ष किस राज्य में था? आपका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। असाध्य वीणा में वीणा को या किरीट तरु को क्या क्या कहा गया है? वो विशाल तरु, वो पूरे उत्तराखंड के अग्रज, वो पूरे झारखंड के अग्रज। विकल्प हो जाएगा 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। यहां झारखंड से आशय राज्य से नहीं है, झारखंड राज्य से नहीं है। झारखंड मतलब जंगल का वन क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र या वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र के अग्रज झारखंड यानी वन क्षेत्र। यहां झारखंड राज्य से मतलब नहीं कि राज्य कहा गया है। तो 1 और 3 हो जाएगा। नदी के द्वीप कविता का रचना काल कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1949।
जो नदी के द्वीप कविता है, नदी के द्वीप कविता 1949। अगला प्रश्न दिया गया है, कालिदास कविता में किस रचना का प्रसंग नहीं है। अब कालिदास कविता भी पूरी की पूरी आप लोगों को पढ़ाई गई है। कालिदास कविता कोई बहुत बड़ा कविता नहीं है। आप देखेंगे उसमें कुछ ही प्रसंग दिए गए हैं। जो प्रसंग दिए गए हैं कालिदास कविता में, वो कालिदास कविता में प्रसंग, या हम कह सकते हैं उसमें पद जो दिए गए हैं वो 3 हैं। रघुवंशम से दिया गया, कुमार संभवम से दिया गया, मेघदूतम से दिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा सी शाकुंतलम से नहीं है। रघुवंशम से दिया गया कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे। कुमार संभवम से जो दिया गया कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो उद्रिक्त होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। मेघदूतम की जब बात करते हैं तो वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा विधुरी अचका मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुरस्कर्ता मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रीवर तुम कब तक सोए थे, रोया यच कि तुम रोए थे। तो ये मेघदूतम से लिया गया। बादल को गिरते देखा है कविता किस में संकलित है। आपका उत्तर हो जाएगा ए युगधारा। बादल को गिरते देखा है कविता में किसका किसका जिक्र किया गया है। हंस का, चकवा चकई का, कस्तूरी मृग का, तोता मैना का। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। कई लोग इसका उत्तर डी लगाएंगे जो कि गलत है। जिन लोगों ने कविता नहीं पढ़ा है वो गलत लगाएंगे। देखिए हंस की बात की गई है। हंस की बात यह की गई है कि जब देखते हैं हिमालय की शिखर की बात हो रही है, हिमालय की शिखर की बात कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं और उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। क्या खोजते? विस्तंतु खोजते। हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। चकवा चकई की जब बात आती है तो कहते हैं कि अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल में चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। तो चकवा चकई की बात की गई। कस्तूरी मृग की बात की गई कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तोता मैना का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। कहाँ गया धनपत कुबेर वो, कहाँ गई उसकी वह अलिका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। यह पंक्ति किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बादल को घिरते देखा है। अकाल और उसके बाद कविता का रचना काल क्या है? ये तो बहुत ही साधारण पंक्ति है, प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा सी 1952, क्योंकि अकाल और उसके बाद जो कविता है इससे पूछ लिया जाता है कि इसमें अकाल और उसके बाद में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, और कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो 8 पंक्ति की ये कविता है अकाल और उसके बाद, जो 1952 में प्रकाशित हुई। तो ये 50 प्रश्न थे। कैसे प्रश्न लगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी भाषा विज्ञान से नया बैच चल रहा है इस समय, आप भी जुड़ना चाहते हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका मदद मिल सके, इससे लाभ मिल सके। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आज MPPSC वालों के लिए कल भी छूट था, आज भी है। 2250 में एडमिशन हो रहा है। 40 डेज जो आपके पास समय बचा है, उस 40 डेज के लिए ये कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण
प्रश्नोत्तरी के साथ। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स है वो ज़रूर ध्यान दें, जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, आज अभी सुबह 7:30 बजे जिनका एडमिशन हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें लेक्चर देखने, ताकि जो भी चीज़ें अलग से बताई जाती हैं लेक्चर में उसे आप लिखते चलें। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ।